जय हिंद। आज 23 जनवरी 2023 यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मना रहा है देश। तो मैं इस देशवासियों को बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस साम्राज्य से लोहा लिया था जिस साम्राज्य का ये कहना था कि हमारे राज में कभी सूरज छुपता नहीं है। ये सच्चाई है, क्योंकि आपको पता है कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ इतनी थी कि वो तकरीबन विश्व में हर जगह फैली हुई थी। तो कहीं पर सूरज उगता था, कहीं पर छिपता था, कहीं पर आधी रात थी और कहीं पर दोपहर था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कटक में 23 जनवरी 1897 में जन्मे थे। उसके बाद में पहले उनकी पढ़ाई वहीं पर हुई। उसके बाद में उन्होंने ग्रेजुएशन के लिए वो प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में गए थे और कोलकाता में वहाँ के जो प्रोफेसर्स थे वो भारतीयों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे और इससे तंग आकर के नेताजी उनका विरोध करते थे और इसी विरोध के चलते उनको वहाँ कॉलेज से एक्सपेल्ड कर दिया था। फिर उसके बाद में उनके फादर चाहते थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक सिविल सर्विसेज में जाए, यानी ICS इंडियन सिविल सर्विसेज। जैसा कि आप जानते हो कि आज हमारे जिलों जो IAS बनते हैं, जिला कलेक्टर बनते हैं, मोटे तौर पर लोगों का ये कहना है। तो उनको जो कि ब्रिटेन में भेज दिया और उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने जो कि ICS की तैयारी करी। और वहाँ आज जैसा कि कोई अगर IAS की तैयारी कर रहा है तो भारत में जगह जगह जो कि आज कोचिंग सेंटर्स है और पढ़ाई चलती है, तैयारी होती है। उस वक्त नहीं था। उस वक्त जो कि अगर ICS की इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी अगर करना होता किसी को तो उनको UK में जाना पड़ता था। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी और ICS में सेलेक्ट होने के लिए तकरीबन 3 से 4 साल लगते थे। उन्होंने 7 महीने में इस एग्ज़ाम को क्रैक किया और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद में वो ICS बने। और बट उन्होंने इस नौकरी को उन्होंने ठुकरा दिया। जब नेताजी ने इस नौकरी को ठुकराया तो पूरे जो कि एक यूरोप में और पूरे जो कि UK के अंदर बहुत बड़ा हंगामा फैला। बहुत मतलब कि लोगों ने अचंभा किया कि अरे इस सर्विस के लिए तो दुनिया चाहती है कि हम बने और इसने ये भारतीय कौन है जिसने इस नौकरी को ठुकरा दिया। भारत के अंदर पूरे देश के अंदर हंगामा फैल गया। अब लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कौन शख्स है वो। उसके बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस वक्त क्या है कि जहाज़ों के द्वारा आते थे। तो जहाज़ के द्वारा जो कि ये मुंबई के जो कि पोर्ट के पर उतरे तो वहाँ पर हज़ारों लोगों की जो कि भीड़ थी उस शख्स को देखने के लिए। जब वहाँ पर नेताजी ने ये हालात देखकर उनको हौसला बढ़ा कि यस, जो मैं काम करना चाहता हूँ वो बिल्कुल होगा। क्यों? कि उनका मकसद एक ही था कि मुझे इस देश को आज़ाद कराना है, मुझे देश के लिए जंग लड़ना है। उनका मकसद ये था। इसलिए उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होने के बाद में ठोकर मारी। उसके बाद में नेताजी 1924 के अंदर कोलकाता के CEO नियुक्त हुए थे, इलेक्ट हुए थे। उसके बाद में 1930 में कोलकाता के मेयर बने और मेयर बनने के बाद में उनका जो कि दिनों दिन कद बहुत बढ़ता गया और उनका कद इतना ऊंचा हो गया इस देश के अंदर कि 1938 के अंदर वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। देखो, कांग्रेस के प्रेसिडेंट उस वक्त जो है ना बहुत बड़ी चीज़ थी। जब भारत को आज़ादी नहीं मिली थी, क्योंकि उस वक्त आज के जैसे कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का जो कद होता है उस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट का उतना बड़ा पद होता था। मैं आपको बताऊं, उतना बड़ा कद होता था। वो बनने के बाद में कुछ एक उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही बाकी लोगों के साथ में, क्योंकि बाकी ये चाहते थे कि एक थप्पड़ इधर मारे तो दूसरा गाल ऐसे कर दो। उनको पसंद नहीं था। उनकी कुछ आइडियोलॉजी अलग प्रकार की थी। उनका मकसद ये था कि उनसे जंग लड़के और अंग्रेज़ों के खिलाफ दूसरे तरीके से इनकी आज़ादी ली जाए। फिर उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से इस्तीफ़ा दे दिया और इस्तीफ़ा देने के बाद में कई प्रकार के उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, कई प्रकार के मूवमेंट शुरू किए आज़ादी लेने के लिए। और फिर उन्होंने ये कि कोलकाता की जेल में उनको डाल दिया अंग्रेज़ों ने।
फिर वहाँ से वो निकल करके उसके बाद में उनको घर में जो कि नज़रबंदी कर दिया, चारों तरफ जो कि पुलिस और पोस्टेस लगा दी। फिर वहाँ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैसे न कैसे भेष बदल करके और निकल करके अमृतसर पहुँचे और वहाँ से ये कि वो पेशावर पहुँच गए। पेशावर से फिर उसके बाद में काबुल चले गए अफ़गानिस्तान में, काबुल से होते हुए मास्को चले गए, मास्को से फिर जो है कि वो जर्मनी चले गए। उनका मकसद था कि उस वक्त 2 अलायंस दुनिया में बने थे। तो जो लेफ्ट अलायंस था, जो कि ये जो अमेरिका और ब्रिटेन और इन रूस और बड़ी बड़ी शक्तियों के जो खिलाफ था, जिसमें जो कि ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, इस प्रकार के, वियतनाम, इस प्रकार के देश थे जो कि इस लेफ्ट अलायंस में शामिल थे। नेताजी ये चाहते थे कि भी युद्ध सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था उस वक्त, तो उनका मकसद था कि इसका फ़ायदा उठाया जाए और सेना खड़ी करके और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाओ। उसके बाद में बर्लिन में गए तो हिटलर से मिले, वो हिटलर से मुलाकात हुई। उनका मकसद, नेताजी की आइडियोलॉजी हिटलर वाली नहीं थी। उनका मकसद मिलने का ये था कि वहाँ से एक फ़ौज का जो है कि खाका तैयार करना और सेना खड़ी करना। और उस वक्त भारतीय जो सैनिक जो थे ब्रिटिश की सेना के अंदर, उनको भी 3000 को जो है कि जर्मनी ने युद्धबंदी बना रखा था। और फिर सभी 3000 जो सैनिक युद्धबंदी थे, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फ़ौज में जाएंगे। और 3000 जो सैनिक थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में वहाँ पर, यानी आज़ाद हिंद फौज में वहाँ पर शामिल हो गए। और वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो कि रेडियो भी शुरू किया, आज़ाद हिंद फौज का रेडियो, जिसमें कि वो मैसेज भेजते थे भारत में बैठे लोगों के पास में कि हमें आज़ादी किस प्रकार से लेना है। उनकी मुहिम बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसके बाद में उनको और भी ज़रूरत हुई जापान और दूसरे देशों की, तो वो हिटलर से रिक्वेस्ट करके और उनसे एक को पनडुब्बी ली, और पनडुब्बी से जो है कि वो तकरीबन 2.5 महीने में जापान में पहुँचे। जापान में पहुँच करके और वहाँ के सरकार से उन्होंने मदद ली, और फिर उन्होंने इस प्रकार से सिंगापुर के अंदर 23 अक्टूबर 1943 के अंदर सिंगापुर में इन्होंने आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। और मैं आपको बताऊं तो 23 अक्टूबर 1943 का दिन वो इस देश का इतिहास का बहुत बड़ा मायना रखने वाला दिन है, क्योंकि उसी दिन हमारे देश का झंडा, तिरंगा लहराया था इस दुनिया के अंदर। तो एक मायने में अगर देखा जाए तो भारत के पहले प्रधानमंत्री, पहले युद्ध मंत्री और पहले विदेश मंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जो कि इसकी इतिहास के अंदर है ही नहीं। और उसके बाद में उन्होंने सेना को जापान में ठीक उसी प्रकार से, देखो मैं आपको बताऊं कि जापान ने जो 4000 सैनिक थे भारतीय जो कि ब्रिटेन की सेना में थे, उनको जो है कि जापान ने युद्धबंदी बना रखा था 4000 को। वो भी जो है कि नेताजी के साथ में हो गए भारत के लिए युद्ध लड़ने के लिए 7000। और इस प्रकार से इन्होंने जो है कि अपने नेताजी ने बहुत सारे एजेंट भेजे भारत में जो है कि जाकर के, और लोग वॉलंटियर आए, खुद नेताजी भी गए, और वॉलंटियर जो है कि लोग आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हुए इस देश को आज़ाद कराने के लिए। और उसका जो है कि नाम INA था, विदेश में उसको INA के नाम से जाना जाता, इंडियन नेशनल आर्मी। उसके बाद में नेताजी ने एडवांस किया, तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में गए। वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोहिमा की लड़ाई लड़ी, मणिपुर में, और काफ़ी ज़बरदस्त इम्फाल में, और तकरीबन जो है कि वहाँ पर ऑलमोस्ट जो है कि नॉर्थ ईस्ट को ये 2-3 जो स्टेट थे उसमें उन्होंने भारत का तिरंगा फहराया और भारत को आज़ाद कराया। और वहाँ पर मणिपुर में उनका एक हेडक्वार्टर भी है, अभी भी स्टिल जो है कि INA का हेडक्वार्टर वहाँ पर लोकेटेड है। और उन्होंने पोर्ट ब्लेयर को जो है कि आज़ाद कराया।
तो अगर देखा जाए तो कि भारत को आज़ादी कब मिली थी, भारत को आज़ादी सही मायने में देखे तो 1944 में मिली थी, जब उन्होंने पोर्ट ब्लेयर पर संपूर्ण रूप से उन्होंने आज़ाद कराया और नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे पार्ट्स को संपूर्ण रूप से आज़ाद कराया और वहाँ पर तिरंगा लहराया था। इसके बाद में एक आपको पता है कि 1945 में 10 और 11 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने बम गिराया था और उसकी वजह से जापान ने ये घोषणा कर दी थी कि अब हमारे को सरेंडर कर देना चाहिए थे और सरेंडर कर लेंगे, क्योंकि जापान बुरी तरह से टूट चुका था। जो इन दो बड़े बड़े शहरों में जो नुकसान हुआ था, लाखों की तादाद में जो कि लोग मारे गए थे और आप पूछो मत। अब नेताजी का प्लान ये था कि अब जो कि सरेंडर सेरेमनी होनी थी जापान की सेना की, तो वो प्लानिंग चल रही थी। अब ये भी चल रहा था कि उस वक्त जो कि नेताजी सुभाष चंद्र वो हमारी जो आईएनए थी, आज़ाद हिंद फौज, उसको भी सरेंडर करना था जापान की सेना के साथ में। तो अब उन्होंने बट नेताजी का ये प्लान था कि दूसरे तरीके से हम सहायता लें, रशिया के साथ में मिल करके उनको जो कि सहायता लेने की उनकी प्लानिंग थी। तो फिर वहाँ से जापान से उन्होंने बातचीत करके और उसके बाद में उनकी प्लान थी रशिया जाने की और वहाँ से साइगोन जापान के अंदर एक जापान का आर्मी हेडक्वार्टर था। वहाँ से वहाँ पर जनरल शिदेई थे उनके साथ में और हमारे जी की आईएनए के कर्नल हबीबुर रहमान उनके साथ में बैठ करके और ये 18 अगस्त 1945 को उन्होंने टेक ऑफ किया साइगोन से और फिर ताइपे में वो उन्होंने दोपहर को फ्यूल भराया और 2:30 बजे वापस जो कि उन्होंने टेक ऑफ किया वहाँ से। उसके बाद में नेताजी की कोई खबर नहीं मिली। उसके बाद में कहा जाता है कि वो वहाँ पर प्लेन क्रैश हो गई और ख़त्म हो गए थे, बट उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। अभी क्या हुआ था ये अभी तक रिसर्च का पार्ट है और भी चल रहा है, क्योंकि उसमें सबूत है भी और नहीं भी है, क्योंकि मैं खुद इसकी पिछले 3 साल से रिसर्च कर रहा हूँ कि हकीकत हुआ क्या था, बट अभी भी ये कंप्लीट नहीं हो पाया। तो मेरा ये कहना है कि देखो, देश को आज़ादी अगर दिलाई थी तो किसने दिलाई थी? वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हमारी जो आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी, उसकी वजह से इस देश को आज़ादी मिली थी। बट ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि हमारा जो इतिहास था उसमें नेताजी और आईएनए की जो हकीकत जो उन्होंने किया था देश के लिए, वो हमारे इतिहास में नहीं है। बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। उसके बाद में इस देश को बहुत बड़ा लॉस हुआ और उसके बाद में बहुत सारे ये कि नेताजी के बारे में कमीशन भी बैठे, 1956 में बैठा और 70 में बैठे। उसके बाद में 99 में जस्टिस मुखर्जी के अंडर भी कमीशन बैठा, अलग अलग उसमें थ्योरीज जो कि रेज हुई थी। तो 2 कमीशन ने बोला कि 1945 में प्लेन क्रैश में मारे गए थे और एक कमीशन जो मुखर्जी कमीशन, उन्होंने बोला कि नो, वो उस प्लेन क्रैश में नहीं मारे गए थे और वो रशिया चले गए थे। बट अभी देखो उसमें क्या है हकीकत। बट ये इस देश को बहुत बड़ा लॉस हुआ। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1945 में वो डिसअपीयर नहीं होते और भारत के अगर प्रथम प्रधानमंत्री अगर वो बनते, तो आज देश बहुत अलग होता। मैं आपको बताऊं, बहुत ही अलग होता। ये इस देश के लिए बहुत बड़ा लॉस हुआ था। तो आज का दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहादुरी, साहस, संकल्प
और राष्ट्रभक्ति को याद करने का दिन है। और इस प्रकार का राष्ट्रभक्त इस दुनिया में नहीं तो पैदा हुआ है और होना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना उन्होंने कंफर्टेबल ज़िंदगी को उन्होंने त्याग करके, एक आप सोचो कि आज जिला कलेक्टर बन जाए तो कौन अपनी ज़िंदगी को, कंफर्टेबल ज़िंदगी को त्याग करके और जंगलों में घूमते रहे वो दुनिया के अंदर। और एक इतना शक्तिशाली जो देश था, आज अगर हमारा कोई पड़ोस में अगर कोई शक्तिशाली, उसके सामने हमारी हिम्मत नहीं होती है कि उनके सामने खड़े होने की, बट उन्होंने एक इतने बड़े शक्तिशाली देश से ये की, तानाशाही देश से उन्होंने ये की उन्होंने एक पंगा लिया इस देश को आज़ाद कराने के लिए। और वेरी अनफॉर्चुनेट, अगर 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर डिसअपियर नहीं होते और बाद में अगर इस देश के पहले अगर वो आज़ाद देश के प्राइम मिनिस्टर बनते तो देश बहुत, आज ये देश बहुत अलग तरीके से खड़ा रहता, बहुत बड़ी तरक्की इस दुनिया में इस देश की होती। सबसे पहले बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महिलाओं का सशक्तिकरण होता है नेताजी होते तो। क्यों? देखो आज ये कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कि 2021 के अंदर 15 अगस्त को ये घोषणा करी है कि हमारी देश की जो कि बेटियां सेना में एनडीए के द्वारा कमीशन लेगी। बट मैं आपको बताऊं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनके तो ये कि रानी झांसी की रानी नाम की रेजिमेंट थी और उस रेजिमेंट के अंदर पूरी महिलाएं थी, मैं आपको बताऊं। और ऐसा भी नहीं है कि वो महिलाएं कहीं कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या लॉजिस्टिक सपोर्ट में काम कर रही थी, वो बिल्कुल फाइटिंग सोल्जर थी वहाँ पर। और उनकी ये कि उस पूरी रेजिमेंट को कमांड कर रही थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल, कैप्टन लक्ष्मी, वो उनको जो कि पूरी यूनिट को कमांड कर रही थी, वो एक फाइटिंग जो है कि सोल्जर थे उनके। तो आप ये बताओ कि आज़ाद 1947 से पहले उन्होंने एक सेना के अंदर लड़कियों को इस प्रकार से, बेटियों को फाइटिंग सोल्जर बना दिया था, तो उनकी सोच कुछ अलग थी। आज हमारी देशियाँ बेटियाँ या देश की औरतें कहाँ पहुँचती आप सोच सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो इस देश का बंटवारा नहीं होता। मैं आपको कह रहा हूँ, इस देश का बंटवारा किसी हालत में नहीं होता, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो शख्स थे इस इंडिया के अंदर कि उनको हिंदू और मुसलमान दोनों की जो है कि कम्युनिटी के लोग, हर कम्युनिटी के लोग उनको चाहते थे। मैं आपको बताऊं, खुद जो है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है कि बोला था ये कि जब बात चल रही थी कि अंग्रेज़ों ने जो ऑप्शन दिया कि आप दो अलग देश बना सकते हो या आप जो भी आपकी इच्छा है, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला था कि हम तो अलग देश बनाएंगे, क्योंकि ये एक दो लोगों के बीच में बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। तो ये तकरीबन जो है कि 47 में नहीं हुई थी, ये पिछले 2-3 सालों से, उसके पहले ही जो है कि चलना शुरू हो गया था मामला ये, क्योंकि उनको पता था कि आज़ादी मिलने वाली है अब। तो अगर नेताजी, हाँ, जिन्ना ने ये कहा था कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अगर इस देश की अगर नेतृत्व आप सौंपते हो, अगर पीएम बनाते हो, तो हम नेताजी को सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। ये लिखा हुआ है इतिहास के अंदर, मैंने रिसर्च करी है इस चीज़ की। और अगर वो होते तो दोनों तरफ से एक समझौता होता और वो देश के पीएम बनते, तो आज बांग्लादेश और पाकिस्तान भी इस देश का हिस्सा होता, वो अलग नहीं होते। और आप समझ सकते हो कि देश की एक सामरिक और एक आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत होती। दूसरा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 1962 के अंदर किस प्रकार से इस देश को कितना बड़ा सेटबैक लगा था, बहुत बुरी हालत हुई थी। मैं आपको कहना नहीं चाहता हूँ, अगर आप जानना चाहते हो कि 1962 में हमारे साथ में क्या हुआ था, तो एक बुक है हिमालयन ब्लंडर, वो आप पढ़ना, ब्रिगेडियर जेपी दलवी की लिखी हुई है। उसमें आपको पता चलेगा कि हमारी हालात क्या हुई थी। वो हालात हमारी नहीं होती। पहले बात तो चाइना के नेताजी अगर होते, पीएम बनते, तो हमारा चाइना के साथ में कोई डिस्प्यूट रहता भी नहीं सीमा का। अगर डिस्प्यूट रहता भी तो वो हालात हमारी नहीं होती, हमारी सेना की बहुत तगड़ी जीत होती। क्यों? इसका कारण था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा एक
सैन्य शक्ति को मजबूती देने और मजबूत सैन्य शक्ति रहने के पक्ष में थे शुरुआत में। इसको बताने की जरूरत नहीं है, इसका जीता जागता एक सबूत है कि उन्होंने खुद वो सैन्य शक्ति में विश्वास करते थे, क्योंकि खुद उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, और वो भी विदेश की धरती से, इंडिया में नहीं, देश के बाहर जाकर के। और किस प्रकार से 60,000 सैनिक उन्होंने खड़े किए आज़ाद हिंद फौज के अंदर, INA के अंदर, इंडियन नेशनल आर्मी, देश के लिए लड़ने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए। तो सैन्य शक्ति को मजबूत करने में उनका बहुत बड़ा वो विश्वास रखते थे, और चाइना के साथ में वो हमारी हालात नहीं होती, मैं आपको बता रहा हूँ, एक सच्चाई है। इसके बाद में आप देखो तो इसके अलावा तो बहुत सारे कंसिक्वेंसेस हैं। इसके अलावा ये जो यस डेमोक्रेसी होनी ज़रूरी है, लेकिन डेमोक्रेसी अगर हद से ज़्यादा होती है तो आप देखते हो कि देश के अंदर बहुत ऐसे आपके सामने हुए इंस्टेंसेस जहाँ पर देश को तोड़ने वाले लोग खुलेआम देश को तोड़ने के भाषण देते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, पता नहीं कहाँ कहाँ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, दिल्ली में, ये वो, देश को ये कर दो, वो कर दो, सरेआम ये कर रहे हैं। ये हिम्मत नहीं होती, मैं आपको बता रहा हूँ। वो इस प्रकार के जो है कि वो देशभक्ति की भावना लोगों में वो होती, या इस प्रकार के नियम होते कि किसी की देश तोड़ने की एक्टिविटी चलाने की, वो ऐसा कोई भी नहीं करता, जहाँ तक मेरा मानना है, जो मेरा एक रिसर्च का पार्ट है उसके मुताबिक। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनके विचार और उनके जो विचार और उनकी बातें हैं ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त थी, पूरी दुनिया उसको मानती है, ये एक सच्चाई है। तो मैं ये आज के युवाओं को, इस देश के युवाओं को, नौजवानों को ये संदेश देना चाहता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस जयंती के उपलक्ष्य में, कि देश भगत बनो, राष्ट्र भगत बनो, चाहे कुछ भी हो जाए, राष्ट्र सबसे ऊपर रहता है। जब बात राष्ट्र की आती है तो उस वक्त ऐसा कोई भी एक्टिविटीज़, इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि राष्ट्र के खिलाफ हो। मैं ये युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि इस देश की कॉलेजों में और इस देश की यूनिवर्सिटियों में और पता नहीं कहाँ कहाँ कितना जो है कि ये बयान होते हैं। मैं यहाँ कुछ ये ऐसी बात कह करके नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि मुद्दा खड़ा हो जाए, आपको सबको पता है। तो ऐसा नहीं करे, राष्ट्र के पक्ष में रहे और राष्ट्र निर्माण का काम करें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से प्रेरणा लें और राष्ट्र निर्माण का काम करें, मेरा यही कहना है। जय हिंद।